नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के रोहिणी में हम सबका उत्तराखंड संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक कला को देश की राजधानी में प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन प्रवासी उत्तराखंड वासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस महोत्सव में मौजूद रहे। साथ और सच में बहुत खुशी हो रही है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, बल्कि मैं अपने ही परिवार के बीच में हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये महोत्सव केवल हमारी लोक संस्कृति का बंधनोत्सव नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जड़ों से जुड़ाव का ये साक्षात एक प्रमाण है, प्रतीक है। आज इस सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि हम आज भी अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हम भले ही दिल्ली हो, बंबई हो या देश के किसी कोने में हो, दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन हम अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब तक कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, कोई भी पेड़ हो, अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा है तो चाहे कोई भी स्थिति आती है, एक तो वो कभी गिरता नहीं है, दूसरा वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। ये महोत्सव उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक विशिष्ट मंच प्रदान करने के साथ साथ उनको सम्मानित करने का कार्य भी करता है। जो जैसा आपने देखा अभी कल्पना जी से लेकर सौरभ जोशी से लेकर हमारे अनेक लोगों, डॉक्टर तितियाल जी से लेकर अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है, उन सभी का प्रोत्साहन करता है और उनको प्रेरित करता है कि आगे बढ़ चढ़कर और अच्छा काम करना है और समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। मैं आज इस मंच से अपनी प्रस्तुति देने वाले उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। उनके गाए हुए गीत आज लोग गुनगुनाते हैं, हर समय कहीं न कहीं उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम देश के चाहे किसी कोने में रहें, उत्तराखंड हमारी आत्मा में बसता है। आज यहाँ पारंपरिक लोक वेशभूषा, गीत संगीत और नृत्य प्रदर्शन ये प्रमाणित करते हैं कि हमारी लोक संस्कृति कितनी विशिष्ट है। सच में उसमें कुछ ऐसा तत्व छुपा हुआ है जो हमको हमेशा उससे जोड़कर रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अभी यहाँ आने से पहले, खैर मैं अभी कोटद्वार से आ रहा हूँ, तो कोटद्वार में मैंने देखा कि हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जो वेशभूषा है पारंपरिक, उस वेशभूषा में थे वहां पर। और पूरा उन्होंने जो है गलोबंद से लेकर नाक में पहनने वाले से लेकर सारी चीजें उन्होंने अपनी परंपरागत पहनी हुई थी। जो कभी हमारे बड़े बुजुर्ग जिसको अपना आभूषण मानते थे, अपना गहना मानते थे, आज उसका फिर से प्रदर्शन हो रहा है, फिर से वो संस्कृति हमारी जीवंत हो रही है। सच में आज मैं जाता हूं, मैं लंदन गया था, मैंने वहां भी देखा कि हमारी ब्रह्म कमल की टोपी जो गणेश जोशी जी ने पहन रखी है, खड़े हो जाइए जोशी जी, ये इनकी जैसी टोपी पहने हुए सैकड़ों लोग वहां हवाई अड्डे पर आए थे। और हवाई अड्डे से मैं जिस कार्यक्रम में गया था वहां भी बड़ी संख्या में, और हमारी जो बहनें थी, हमारी मातृशक्ति, उन्होंने अपनी परंपरागत जो वेशभूषा थी वो सच में कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार
उसका एक जो सच में एक सजीव चित्रण वहां पर किया था, मन प्रसन्न हो गया वहां देखकर, अद्भुत। और आज देश और दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे भाई बहन अपने किसी कार्यक्रम में आते हैं तो इस अलग प्रकार की जो हमारी वेशभूषा है उसमें आते हैं तो वो दृश्य ही अलग होता है। भाइयों बहनों, ऐसे आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे भावी कर्णधार अपनी बोली, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। जब कोई बच्चा झोड़ा तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत के मंत्र के अनुरूप राज्य की नीतियां बनाई जा रही। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारनाथ का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण हुआ है। सीएम धामी ने बताया कि वे ने उत्तराखंड और शीतकालीन पर्यटन जैसे पहले स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को मजबूती दे रही है। और ढोल दमाओं की थाप तथा लोकगीतों की धुन मेरे संस्कार का हिस्सा रही है। यही कारण है कि हमारी सरकार लोक संस्कृति को केवल मंचों तक सीमित न रखकर उसे विकास से जोड़कर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के अनुरूप हम राज्य की नीतियों को बना रहे हैं, राज्य के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से आप सबको ध्यान होगा कि 2013 की आपदा में केदारनाथ का पूरा परिसर, आसपास का क्षेत्र पूरा तहस नहस हो गया था, अत्यधिक नुकसान उसको हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब देश के अंदर सरकार बनी और उसके बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वहां का दृश्य बदल गया है, भव्य केदार बन गया, दिव्य केदार बन गया। बद्रीनाथ आप जाएंगे तो नए मास्टर प्लान के तहत वहां नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जिससे आस्था के साथ साथ रोजगार, पर्यटन और हमारे स्थानीय आजीविका को भी एक नई दिशा मिल रही है। केदारखंड मंदिरमाला मिशन, मानसखंड मंदिरमाला मिशन, इसके माध्यम से हमारे राज्य के सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थानों को, उनका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान किया जा रहा है। आज उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग के लिए भी देश दुनिया का बहुत पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है, पहला स्थान ऐसा बनता जा रहा है। वेडिंग उत्तराखंड और शीतकालीन पर्यटन जैसा आपने देखा होगा, अभी विंटर टूरिज्म जैसी स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं इनसे बहुत मजबूत हो रही है इन पहलों के माध्यम से। तो वहीं हरिद्वार में आत्मरक्षा में चलाई गई गोली का मामला अब उग्र रूप लेता जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर मातृ सदन में आमरण अनशन का ऐलान किया गया। ब्रह्मचारी आत्मबोधन अनशन पर बैठ गए और साथ ही जिससे प्रशासन शासन में हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला आम के बाग के कटान और अवैध प्लॉटिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फरियादी अतुल चौहान और ब्रह्मचारी सुधानंद प्रशासन के बुलावे पर उषा कॉलोनी पंकज हेड़ी पहुंचे थे और जहां आरोप है कि यहां कॉलोनाइजर अमित चौहान और उसके साथियों ने अचानक लाठियों से हमला कर दिया। जो 28 जनवरी की सुबह जो घटना हुई है वो अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है। घटना जिस रूप में हुई, पहले एक पूरी दूसरी पटकथा तैयार की गई, उस घटना को अपनी सत्यता के बिंदु से हटकर एक दूसरा रूप देने की प्लानिंग पहले ही प्रशासन द्वारा की जा चुकी थी कि किस तरीके से सब लोगों को जो शिकायत करता थे उनको मौके पर बुलाया जाना है, और पहले से ही वहां पर हमलावर तैयार खड़े थे कि आते ही किस प्रकार से एक जानलेवा हमला करना है और उसके बीच में एक पूरी दूसरी घटना दिखा करके कहानी को वापस से रफा दफा जैसा ये लोग मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि जब अब सारे जो डिजिटल प्रमाण है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सारे
स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें जो एचआरडीए के उपाध्यक्ष मनीष कुमार हैं या तहसीलदार सचिन कुमार हैं, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले इन लोगों की अमित चौहान और इत्यादि से जो बात हुई है और उसके बाद बातचीत करने के बाद इन लोगों ने हमें मौके पर बुलाया है। बुलाने के बाद में वो पहले से ही हथियारों से लैस गुंडे वहां पर तैयार खड़े थे, हमला करवाया है। सेल्फ डिफेंस में इनकी तरफ से, अतुल चौहान जी की तरफ से जरूर कुछ कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन उसके बाद अब जो पूरी घटना में इसको मर्डरस एंगल देकर करके एक जो एफआईआर दर्ज किया गया और उसमें हमारा नाम और भी मैं सुन रहा हूँ लोग जो वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थे उनका नाम भी जबरदस्ती एफआईआर एक पूरे तरीके से एक राजनीतिक रूप देने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर में इस तरीके से कि सबको इम्प्लीकेट करते हुए, तो अब इसमें न्याय की उम्मीद कहाँ है किसी से? जब प्रशासन ही मिला हुआ हो तो एक संतंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उसी के लिए आपके गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में चलाई जो गोली है क्या वो अपराध है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ? इसमें यह है कि सेल्फ डिफेंस में अगर मेरे पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर कोई क्यों रखता है? घर पे रसूख जमाने के लिए। लाइसेंसी रिवॉल्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर निकल रहा है वो अपने पास ही लेके चलेगा, और अगर मेरे पे कोई हमला होगा और उसमें कोई आदमी को मैं मारूं और वो मर जाए तो भी कोई क्राइम नहीं। तो इस बात को सबसे पहले लोग समझ ले कि सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग कोई क्राइम नहीं होती है। पहली बात तो ये अपनी दिमाग खोल के डाल ले। और अतुल चौहान जी बाकायदा प्रशासन के वहां पर गए हैं, तो ये जो मेंजरिया टेक्निकल टर्म है इसको कहा जाता है कि आपराधिक मानसिकता उन लोगों की थी क्योंकि वो वहां पर तैयार खड़े थे, अतुल जी को वहां पर बुलाया गया, तो सेल्फ डिफेंस में मर भी जाता तो भी कोई अपराध नहीं था। तो वहीं जिलाधिकारी सवीन बंसल ने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बालिकाओं को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वहीं बुधवार को 29 बालिकाओं को करीब 6 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। अब तक इस योजना के अंतर्गत 100 से अधिक बालिकाओं की पढ़ाई के लिए मदद दी जा चुकी है। डीएम सवीन बंसल ने कहा कि लक्ष्य ये है कि कोई भी बालिका सिर्फ आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। मुझे इस योजना का लाभ मिला है। इस साल पहले मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरा फर्स्ट ईयर है, उसमें फादर नहीं है तो फीस कोई नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे इसका लाभ लेना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका जो इसके हेल्पर है और सबका ही कि इस चीज़ का हम सब कन्याओं को लाभ मिला है। बस धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या राठौर है, मैं हरबिटपुर से आई हूँ। मैं डीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है और कभी कभी मुझे अपनी मम्मी को देख के ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। फीस मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे स्कूल की, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है और मैं डीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रदान करी और इस वजह से मेरे को बहुत बहुत लाभ मिला है। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। तो वहीं जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन की ओर से अभियान के तहत विकासखंड कालसी की ग्राम पंचायत खाड़ी के खेल मैदान लखड़ा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजित किया गया, जहां शिविर में विशेष भूमि आधिपत्य अधिकारी स्मृता परमार ने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं शिविर के माध्यम से 615 ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने 56 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें सड़क, पेयजल, सिंचाई, राजस्व और विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। अधिकारी ने संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के 242 एलोपैथिक व 113 आयुर्वेदिक जांच कर निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। तो वहीं झंडीचौड़ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं फर्नीचर वितरण कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण रही। इस अवसर पर उन्होंने अपनी विधायक नीति से विद्यालय को 345 फर्नीचर प्रदान किए। लंबे समय से फर्नीचर की कमी से जूझ रहे विद्यालय में अब विद्यार्थियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक अध्ययन वातावरण मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, छात्र छात्राएं एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
का वार्षिकोत्सव है। बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पहुंचकर। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किए, चाहे वो नृत्य हो, गीत हो, योग भी इतना ज़बरदस्त बच्चों ने किया। ये दिखाता है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ किस तरह से बच्चों को ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, इस पर बहुत चिंता की जा रही है। स्किल भी देने का पूरा प्रयास हो रहा है, किस तरह से बच्चों के हाथ में एक ऐसी कला दिया जाए जिससे आगे चल के वो हॉबी के तौर पर लें या उससे जीवन यापन करें। ये भी कार्य स्कूलों में बहुत सुंदर हो रहा है। कुछ फर्नीचर मैंने यहाँ पर दिए हैं, बिल्डिंग वगैरह का भी कार्य कराया, लेकिन मन को खुशी होती है जहाँ हमारे भावी नागरिक पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारे भावी नागरिक अपना रोज समय बिताते हैं, किस तरह से उसको और सुंदर, उस इलाके को सुंदर किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। वही आज मैं देखने भी आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा कार्य हुआ और यहाँ पर शिक्षा साथ साथ स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज बहुत अच्छी चल रही है। तो वहीं डोईवाला क्षेत्र में दून पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 143 पेटी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक लोडर वाहन से शराब की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए बरामद शराब के 15 पेटी अंग्रेजी और 128 पेटी देशी शराब शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त लोडर वाहन को पुलिस ने सीज कर दिया। ये कार्यवाही ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि अभियान के अंतर्गत आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश भर में आयोजित जन कल्याणकारी कैंप आम जनता के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कुल 21 कैंपों में 12,822 नागरिकों के विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ लिया। अब तक कुल 525 कैंपों में 4,21,363 नागरिकों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये कैंप पारदर्शिता, त्वरित सेवा और जनता के हित में सशक्त पहल है। मेरा नाम राशि है जी और इसकी अच्छी मिली और ये बैंक वाला आपके धन्यवाद। हमारे इस शिविर में आया था और मेरे को यहाँ कृषि विभाग द्वारा ब्रश कटर मिला है और इसके लिए मैं कृषि विभाग का, उत्तराखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद और आभार। तो वहीं जिलाधिकारी सवीन बंसल ने जनपद स्तरीय निराश्रित गौवंश अनुश्रवण समिति की बैठक की, जिसमें गौवंश के संरक्षण, भ्रमण पोषण और गोशुदान के सुचारू संचालन पर विस्तार से चर्चाएं हुई। बैठक में 3 गौशालाओं को राजकीय मान्यता देने पर विचार किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने स्वीकृत नवीन गौशालाओं के निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने और मुख्य विकास अधिकारी को कार्य की नियमित प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। इस पहल से जिले में गौवंश संरक्षण और गौशालाओं के सुचारू संचालन को और मजबूती मिलेगी। मेरा नाम जिया राठौर है। मैं हरबटपुर से आई हूँ। मुझे इस योजना का लाभ मिला है। इस साल पहले मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मेरा फर्स्ट ईयर है। उसमें फादर नहीं है तो फीस कोई नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे इसका लाभ लेना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका जो इसके हेल्पर है और सब। तो वहीं हरिद्वार में घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे शहर और हाईवे पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और शहर की सड़कों पर वाहन धीमे चले और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की है। तो वहीं ठंड और कोहरे के कारण दफ्तर, स्कूल और बाजारों की गतिविधियां भी प्रभावित हुई। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की कि वे धीमी गति से चले, फॉग लाइट का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
तो वहीं जिलाधिकारी समीर बंसल की अध्यक्षता में अनकोट जनपद स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव रोकने, मांग आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने और नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चाएं की गई। बैठक में ये जानकारी दी गई कि रायवाला स्थित ओल्ड एज होम परिसर में संचालित जनपद का प्रथम राजकीय नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्ण क्षमता पर कार्यरत है। इस केंद्र में नशे से आदी व्यक्तियों का वैज्ञानिक पद्धति से उपचार एवं काउंसलिंग किया जाता है। अब तक 7 से अधिक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक नशा मुक्त कर समाज की मुख्य धारा में पुनः जोड़ा जा चुका है। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानक के विपरीत संचालित तथा बिना पंजीकरण वाले नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी की जाए, ऐसे केंद्रों के पंजीकरण रद्द कर सीलिंग की जाए और इसकी पूरी जानकारी शासन को भेजी जाए। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि व्यक्तिगत हथियार केवल लाइसेंस के उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल हो, किसी भी दुरुपयोग या प्रदूषण पर लाइसेंस रद्द और एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन द्वारा हथियार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। 2 से अधिक लाइसेंस रखने वालों को नोटिस जारी किए गए, वहीं अधिकांश ने लाइसेंस आत्मसमर्पण कर दिए। शेष मामलों में कार्यवाही जारी है। जिला प्रशासन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सख्त रुख अपनाए हुए है। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है, तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।